हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने टेंथ बोर्ड के तैयारी करने में व्यस्त होंगे। आपका टेंथ बोर्ड के तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं आज लेकर आया हूँ क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ पाठ 7 मैं आज लेकर आया हूँ क्लास टेंथ का न्यू चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। बहुत सारे लड़कों का यह निर्देशांक ज्योमेट्री बहुत भारी लगता है, लेकिन मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि सबसे आसान निर्देशांक ज्योमेट्री लगेगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। आज हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, कल हम सब्जेक्टिव से चालू करेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। तो टॉपिक नंबर 1 लिख लीजिए। टॉपिक नंबर 1 की बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब होता है कि निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमको किन किन चीजों का पढ़ लेना चाहिए जो कि उसमें उपयोग होता है, यानी उसमें नियम लगता है, नियम के अनुसार चलना है। इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में कि हमको 10th क्लास में निर्देशांक ज्योमेट्री में सिर्फ एक्स और वाई अक्ष के बारे में पढ़ना है। एक्स अक्ष होता है, हरदम एक्स अक्ष होता है, अक्ष होता है। अगर मान जाइए कि कोई रेखा है, आज हम ऑब्जेक्टिव यानी सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। तो देखिए, यह एक रेखा है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। तो हम 10th क्लास में दो अक्षों के बारे में पढ़ेंगे। इधर होता है माइनस में एक्स, इधर होता है माइनस में वाई। हमको इस चैप्टर में सिर्फ एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, यह अक्ष कितना हुआ, यहाँ लिख लीजिए कि अक्ष अक्ष 2 हुआ। कौन 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 तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्ष कितना है, 1 2 है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमको प्लस वाला लेना है, माइनस वाला तो होता ही, लेकिन प्लस वाला हम लेते हैं। अक्ष कितना होता है, 2। कौन कौन, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे कि अक्ष कितना होता है, 2 होता है। कौन कौन, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब देखिए, जहाँ दोनों बिंदु के जहाँ कटता है, यानी दोनों बिंदु के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। दोनों बिंदु को कटान बिंदु को, दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स होता है, जो कि हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग मूल बिंदु के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, मूल बिंदु क्या होता है, तो दोनों रेखाओं के दोनों अक्षों के कटान बिंदु को, एक अक्ष हुआ वाई अक्ष, एगो एक हुआ एक्स अक्ष। तो वही कह रहा है कि दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं, यानी दोनों अक्ष जहाँ काटता है अपने आप को, उसके मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। देखिए, वाई अक्ष काटता है यहाँ और एक्स अक्ष काटता है यहाँ, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से एक आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो वह क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आप लोग यह याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। एक साल ही हर साल पूछा जाता है।
कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अगर मान लीजिए कि है P है, इसका निर्देशांक क्या होता है मूल बिंदु का, तो इसका निर्देशांक होता है 0 0 0। एक शुरू वाला होता है x और जो दूसरा का नंबर पर होता है वह y होता है। यानी पहले हम x को लेते हैं तब y को लेते हैं। यानी देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें z अक्ष शामिल हो जाता तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता, 3 गो अक्ष है तो 3 गो 0 0 हो जाता है। लेकिन इसमें हमको 2 अक्ष के बारे में पढ़ना है, इसलिए इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 और 0 हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ लिए कि अक्ष कितना होता है, 2 होता है x अक्ष और y अक्ष। कौन कौन सा x अक्ष y अक्ष। मूल बिंदु क्या होता है, तो दोनों अक्षों के काटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को किससे निर्देशांक होता है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0। यह आप लोग समझ लिए। तो अब आइए हम चलते हैं आगे। आप लोग से यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अक्ष कितना होता है, x अक्ष और y अक्ष यानी 2 होता है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो दोनों अक्षों के काटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है। यहाँ से हमको 2 मार्क्स फिक्स हुआ मूल बिंदु से। पहला कि दोनों अक्षों के काटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 और 0। अब आइए हम दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ से हर साल 1 नंबर पूछा जाता है। देखिए चलते हैं आगे। कल हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनवा देते हैं बेसिक कंसेप्ट से, जो कि आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो देखिए हम बताए थे x अक्ष y अक्ष है, x अक्ष होता है माइनस x होता है, x होता है y होता है और नीचे में माइनस y होता है। ये आप लोग को पढ़ाए थे। अब कह देगा कि x अक्ष के दूरी यानी कह देगा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर मान लीजिए कि हम x अक्ष क्या बताए थे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आप लोग यहाँ याद कर लीजिएगा, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, माने x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, जिसका अक्ष दिया होगा उसका x रहेगा और जिसका अक्ष नहीं दिया होगा यानी 0 हो जाएगा। जिसका अक्ष दिया होगा उसका मान रहेगा x और जिसका नहीं दिया होगा जो बचेगा उसका मान 0 हो जाता है। यानी x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और 0 हो जाएगा। यानी पहले हम x का मान लेते हैं तब y का मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है। इतने पर पूछ देगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। यानी y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x का मान 0 हो जाएगा, y का मान वही हो जाएगा। यानी x के मान 0 हो जाएगा यहाँ और y का मान वही रह जाएगा, y रह जाएगा। तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, जिस अक्ष का दिया होगा, जिस अक्ष का निर्देशांक दिया होगा वह अक्ष का मान, वह अक्ष वही अक्ष रह जाएगा और बाकी सब 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक पाएगा तो x और 0 हो जाता है और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक दे दिया होगा तो y और 0। पहले हम x का मान लेते हैं, यानी है निर्देशांक। अब कह देगा कि इसमें x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो हम पहले x का लेते हैं तब y का लेते हैं, यानी x बराबर y। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0, x का मान रहेगा और y का मान 0 हो जाएगा।
वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो वाई और जीरो और वाई हो जाता है, जीरो और वाई होता है। शुरू वाला जो होता है ना एक्स हरदम रहेगा, जो दूसरा का नंबर पर होता है वो वाई हरदम रहेगा। अब अदला बदली नहीं हो जाएगा कि शुरू वाला वाई हो जाता है, अंत वाला एक्स हो जाता है, नहीं, शुरू वाला एक्स होता है और दूसरा का नंबर पर वाई होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। यानी क्वेश्चन में दे दिया होगा कि बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है। आपको अक्ष पूछा है तो हम क्या बताए थे, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स और 0 होता है, जिसमें एक्स का मान दिया है और वाई का मान 0 है। तो इसमें देखिए 4 और 0 दे दिया है, जिसमें एक्स का मान दे दिया है तो हम कहेंगे एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि एक्स का मान 4 दे दिया, वाई का मान 0 दे दिया है, तो हम कहेंगे कि यह एक्स अक्ष पर स्थित है। यहाँ लिख लीजिए एक्स अक्ष पर स्थित है। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है कि 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है, जिसका मान दे दिया होगा, पहले होता है एक्स अब दूसरा नंबर वाई। तो देखिए किस अक्ष पर, मान लीजिए कि किस अक्ष का मान दे दिया है, अगर मान लीजिए कि एक्स अक्ष का दे दिया है तो एक्स अक्ष पर स्थित है, अगर वाई अक्ष का मान दे दिया है तो वाई अक्ष पर स्थित है। अब दूसरा नंबर में क्वेश्चन आता है कि 0 9 किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। तो 0 और 9 किस अक्ष पर स्थित है, तो यह हो जाएगा x का मान 0 दे दिया, y का मान 9 दे दिया है। तो देखेंगे किसका मान दिया है, तो हम देखें कि y का मान दे दिया है तो यह y के अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो मैं इतना भरोसा करता हूं कि आप लोग इतना समझ लिए होंगे कि x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x और 0, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0 और y। जिसका अक्ष दिया होगा उसका मान रहेगा, बाकी सबका मान 0 हो जाएगा। जैसे कि x अक्ष का दिया है तो x का मान है और 0, y का मान 0 है। यहाँ y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x का मान 0 है और y का मान दे दिया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाता है कि बिंदु 4 और 0 किस अक्ष पर स्थित है, तो इसमें देखेंगे x सही हो गया और y यह हो गया 0, तो x का मान दे दिया, यानी यह x अक्ष पर स्थित है। इसमें देखिए x का मान दे दिया है 0, y का मान 9, तो इसमें y का मान दे दिया है तो किस अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोग समझ ले होंगे। अब आइए हम x अक्ष को क्या कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं यह बताते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। भुज और कोटि आप लोग नाम सुने होंगे, भुज और कोटि क्या होता है, भुज और कोटि क्या होता है। देखिए हाई मान जाइए, हम दिए थे कि x और y दिए थे, तो x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर कह देगा कि इनमें से भुज और कोटि कौन है, अगर 0 और 4 कहेगा तो इसमें कह देगा कि कोटि कौन है, तो कोटि शुरू वाला होता है भुज, जो कि x का मान होता है वो भुज, और दूसरा पर जो y का मान होता है वो कोटि होता है। तो भुज और कोटि कहेगा कि कोटि का मान क्या है, तो 4 हो जाएगा। तो आप लोग लिख लीजिए भुज और कोटि का परिभाषा, यहाँ पर लिख लीजिए भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष के दूरी को किसी बिंदु की भुज को हम क्या कहते हैं, भुज या x निर्देशांक भुज या x निर्देशांक, या तो पूछ देगा कि भुज किसे कहते हैं या तो x निर्देशांक क्या होता है, यह आप लोग को दोनों में किसी एक का नाम पूछ देगा। तो आप लोग x निर्देशांक पूछे या भुज पूछे, दोनों बराबर ही होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक यानी x अक्ष का निर्देशांक हम क्या बताए थे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और 0 होता है। उसी तरह भुज किसे कहते हैं, तो x अक्ष से यानी किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु का भुज या x निर्देशांक कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी किसी बिंदु की
वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष के वाई अक्ष से दूरी को हम एक्स अक्ष का निर्देशांक या हम भुज कहते हैं। हम क्या बताएं, एक्स अक्ष या भुज किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भुज क्या है या एक्स निर्देशांक क्या है, तो भुज हम किसे कहते हैं और एक्स निर्देशांक क्या किसे कहते हैं, तो दोनों बात बराबर होता है। तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, अगर वाई अक्ष का निर्देशांक आएगा तो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा, अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक का है तो वाई अक्ष से दूरी हो जाएगा एक्स अक्ष, यानी भुज कहलाता है। तो भुज किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को हम एक्स अक्ष का निर्देशांक या भुज कहते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक या भुज कहते हैं। अब यहाँ लिख लीजिए कि कोटि क्या है, कोटि क्या है, या वाई अक्ष का निर्देशांक, अक्ष का निर्देशांक। तो देखिए कोटि या वाई अक्ष का निर्देशांक किसे कहते हैं, वाई अक्ष का निर्देशांक किसे कहते हैं। तो देखिए अब देखो कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को हम वाई अक्ष का निर्देशांक या कोटि कहते हैं। या आप लोग समझ लिए कि भुज क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हम x और y दे दिए, अब कहे कि इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, तो भुज हो जाएगा x का मान, यानी x हो जाएगा भुज, x का मान क्या हो जाएगा भुज, और y का मान कोटि हो जाएगा, x हो जाएगा भुज और y हो जाएगा कोटि। तो मैं इतना आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ लिए कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, यानी x निर्देशांक क्या होता है और y निर्देशांक क्या होता है। x निर्देशांक क्या होता है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, मान लीजिए कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम x अक्ष का निर्देशांक क्या भुज कहते हैं। अब कोटि क्या y निर्देशांक क्या होता है, तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को हम y अक्ष का निर्देशांक क्या कोटि कहते हैं। तो इतना आप लोग समझ लिए। अगर x अक्ष का निर्देशांक आएगा तो y अक्ष से दूरी, यानी x अक्ष के निर्देशांक आएगा तो y अक्ष से दूरी को हम x अक्ष या भुज कहते हैं। अगर दूरी कोटि कह देगा, यानी y अक्ष का निर्देशांक कह देगा, तो x अक्ष के दूरी को हम कोटि या y का निर्देशांक कहेगा। तो मैं इतना आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अब आइए हम चलते हैं भुज कोटि से एक नंबर पूछा जाता है। देखिए भुज कोटि से अब कह देगा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछ दिया कि -3 और 4 में कोटि कौन है और भुज कौन है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि -3 और 4 में कोटि कौन है और भुज कौन है। तो हम भुज किसे कहते हैं, भुज यानी x अक्ष का निर्देशांक। तो इसमें x अक्ष का निर्देशांक यानी भुज हम कहेंगे, तो y अक्ष से दूरी को हम भुज या कोटि, भुज या x अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। यानी y अक्ष से देखिए हम क्या बताए, कोटि किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम x अक्ष का निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो y अक्ष से दूरी क्या हो गया, तो x अक्ष हो गया, यानी -3 हो जाएगा भुज हो जाएगा, यानी x का मान भुज हो जाएगा और y का मान कोटि क्या हो जाएगा, यानी y का निर्देशांक कौन हो जाएगा, तो y का निर्देशांक हो जाएगा 0, यानी भुज हो जाएगा -3 और कोटि हो जाएगा 4। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। अब क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे पूछ दिया है 50 और 60, अब इसमें भुज कौन है, कोटि कौन है, तो जो x का मान दे दिया होगा वो भुज कहलाता है। तो इसमें भुज 50 हो जाएगा और कोटि 60 हो जाएगा, तो कोटि 60 हो जाएगा, यानी x का मान भुज कहलाता है और y का मान क्या कहलाता है,
कोटि। तो उसी तरह फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसे। और मान लीजिए कि परिभाषा के अनुसार पूछ देगा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। यानी अगर कह देगा y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो भुज। अगर x अक्ष से दूरी कह देगा तो कोटि। यानी एक दूसरे का विपरीत होगा, x कहेगा तो y, y कहेगा तो x। यानी x अक्ष से दूरी y अक्ष कहलाता है और y अक्ष से दूरी x अक्ष कहलाता है। यानी x अक्ष से दूरी कहेगा तो y अक्ष यानी भुज कहलाता है। अगर y अक्ष से दूरी कहेगा यानी x अक्ष यानी कोटि कहलाता है। भुज कहलाता है, y अक्ष कोटि कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले होंगे। अब आइए हम इससे आगे चलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि भुज और कोटि समझ ले होंगे। जो x का मान होता है वह भुज कहलाता है, जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है। अब परिभाषा के अनुसार x अक्ष की दूरी को हम y अक्ष कहते हैं यानी कोटि कहते हैं, और y अक्ष से दूरी यानी x अक्ष को हम कोटि कहते हैं, तो भुज कहते हैं। तो भुज कोटि आप लोग समझ लिए। अब आइए हम इससे आगे चलते हैं। इससे आगे कैसे चलते हैं, तो देखिए इससे आगे हम पढ़ना है टॉपिक नंबर 2 में कि चतुर्थांश। अगर कह देगा कि -4 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो पहले हम जानेंगे तभी ना पहचानेंगे। तो आप लोग टॉपिक नंबर 2 में, टॉपिक नंबर 1 में डाल दीजिए, टॉपिक नंबर 2 में डाल दीजिए कि चतुर्थांश। तो रुकिए मैं आता हूँ इंक भरकर। देखिए चतुर्थांश आज का लास्ट टॉपिक है चतुर्थांश। रुकिए, चतुर्थांश टॉपिक नंबर 2 का नाम है चतुर्थांश। चतुर्थांश ऐसे ही ना लिखा जाता है, बताइएगा। चतुर्थांश, चतुर्थांश आज का दूसरा टॉपिक है चतुर्थांश। आइए हम x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। x हो गया, -x हो गया, y हो गया, -y हो गया। अगर मान जाइए कि प्रथम कोटि है, प्रथम चतुर्थांश से, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से, चतुर्थी चतुर्थांश से। अब कह देगा कि कौन प्रथम चतुर्थांश में है, कौन द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर मान लीजिए कि 4 और 5 किस चतुर्थांश में है, तो पहले हम जानेंगे तभी ना क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए यह जानने से पहले एक आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा कि पहले हम x के मान को x के x अक्ष को लेते हैं, अक्ष को लेते हैं। तो देखिए हम क्या लिखवाए ट्रिक में कि पहले हम x अक्ष को लेते हैं। तो देखिए प्लस में है, प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, माइनस में है। तो हम क्या बताए थे, पहले हम प्लस यानी पहले हम x अक्ष को लेते हैं। तो इसमें x अक्ष क्या है, दोनों में x अक्ष है, तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा प्लस और प्लस। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस हो जाएगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखिए, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो हम क्या बताए थे, पहले हम x के मान को लेते हैं यानी x अक्ष को लेते हैं। तो x अक्ष का मान क्या दिया है, माइनस में दे दिया है, तो माइनस और y का दे दिया है प्लस, यानी द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस हो जाएगा। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा कि x का मान दे दिया है माइनस और y का मान भी माइनस, यानी तृतीय में दोनों माइनस होता है, x और y का मान यानी भुज और कोटि का मान माइनस होता है। अब चतुर्थी में देखिए कि प्लस और माइनस, तो हम क्या बताए थे, पहले हम x का मान लेते हैं यानी x अक्ष को लेते हैं। तो देखिए इसमें x अक्ष लिए, इसमें y अक्ष लिए, तो पहले हम x का लिए प्लस और y का लिए प्लस, यानी दोनों प्लस में प्लस, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस दोनों हो जाएगा और द्वितीय चतुर्थांश में एगो माइनस और एक प्लस हो जाएगा। अब तृतीय में दोनों माइनस हो जाएगा, चतुर्थी में आप लोग याद कर लीजिएगा एक प्लस और एक माइनस में। देखिए प्रथम और तृतीय यानी प्रथम प्लस प्लस तो तृतीय माइनस माइनस, माइनस प्लस तो प्लस माइनस हो जाएगा। इतना याद कर लीजिएगा। आप लोग जो परीक्षा में पूछेगा तो एक ऐसे याद ऐसे बना दीजिएगा, फिर x
और माइनस एक्स और वाई आप माइनस वाई कर दीजिएगा, आप प्लस प्लस यानी पहले हम एक्स के लेते हैं प्लस प्लस, तब माइनस आप प्लस हो जाएगा, तब माइनस माइनस हो जाएगा, तब प्लस माइनस हो जाएगा। आप लोग इस पर इसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना आप लोग समझ लिए होंगे। अगर कह देगा क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ लिख लीजिए प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस और एक प्लस हो जाता है, और तृतीया में एक दोनों माइनस माइनस हो जाता है, और चतुर्थी में हो जाता है प्लस और एक माइनस माइनस। आप लोग इतना याद कर लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस एक प्लस होता है, तृतीया में प्लस माइनस माइनस होता है, और चतुर्थी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बिंदु -4 और 5 का चतुर्थांश ज्ञात करें। बिंदु -4 और 5 का चतुर्थांश ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए -4 और 5 दे दिया है, तो x का मान माइनस और y का मान प्लस। तो देखिए माइनस और प्लस, x का मान क्या दे दिया है माइनस, और y का मान दे दिया है प्लस में। तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में, यहाँ देख लीजिए, यह तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस से और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस माइनस से। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और प्लस, तो यह किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो आप लोग लिख लीजिएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बिंदु दे दिया होगा और कहेगा कि किस चतुर्थांश में। तो आप लोग ऐसे छोटा सा बना लीजिएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दे दीजिए। अब देखिएगा कि बिंदु किस में दे दिया है, प्लस या माइनस में, कि दोनों प्लस में दे दिया है या माइनस में प्लस में दे दिया है। तो आप लोग इसके अनुसार बना लीजिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन देता हूँ कि 8 बिंदु 8, 9 किस चतुर्थांश में है। और दूसरा क्वेश्चन है कि 4 - 5 किस चतुर्थांश में है। अब चौथा क्वेश्चन दे दिया है, आप लोग यह कर लीजिए, पहले हम x का मान लेते हैं तब y को लेते हैं। तो x के प्लस 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 प्लस, फिर माइनस और प्लस, फिर माइनस और माइनस, फिर प्लस और माइनस। पहले हम x के लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में होता है दोनों प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस एक प्लस, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, और चतुर्थी चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होता है। आप लोग यह याद कर लीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन 3 देते हैं, 3 या 4 देते हैं। अब दे दिया होगा कि -4 - 5 -50 और -60। आपको अंक ले मतलब नहीं देखना है। बहुत सारे लड़के अंक देख लेते हैं, घबरा जाते हैं। तो अंक ले आपको मतलब नहीं दे दिया, यहाँ 500 दे दिया है, तो आपको उसले मतलब नहीं कर रखना है, आपको चिन्ह ले मतलब रखना है, माइनस प्लस ले। तो अगर -50 और -60 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। फिर चरवा है कि -90 प्लस 60 किस चतुर्थांश में है।
यह आप लोग को कमेंट करना है। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम क्या पढ़े, भुज कोटि पढ़े, भुज कोटि से एक नंबर पर आता है मूल बिंदु पढ़े, और तब हम पढ़े एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, यह पढ़े। फिर हम पढ़े चतुर्थांश के बारे में। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थी में प्लस माइनस होता है। तो यह आप लोग 4 क्वेश्चन कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम कल पढ़ेंगे इससे आगे कटान बिंदु के बारे में, कटान बिंदु, और हम कल पढ़ेंगे कटान बिंदु। आइए हम आज समाप्त कर देते हैं। कटान बिंदु क्या होता है, कटान बिंदु क्या होता है, कटान बिंदु क्या होता है। कटान बिंदु देखिए हम आज खत्म करा देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और कल से हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, यानी सब्जेक्टिव पर चलते हैं। यानी दूरी सूत्र हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक या मूल बिंदु से दूरी कर देगा, ये अब कल से हम बनाएंगे। तो आइए हम कटान बिंदु पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहले हम यह बना देते हैं, बिंदु 8 और 9 किस चतुर्थांश में, तो दोनों प्लस किस में है, प्रथम चतुर्थांश में, तो इसमें लिख देना है प्रथम चतुर्थांश। अब कर देंगे कि 4 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में देखना है, तो प्लस माइनस चतुर्थी चतुर्थांश में, तो इसमें लिख देना है माइनस और प्लस चतुर्थी चतुर्थांश में। अब देखिए माइनस माइनस किस में है, माइनस और माइनस किस में है, तो तृतीय चतुर्थांश में, तो यहाँ तृतीय 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 लिख देना है। अब देखिए -50 और प्लस 60 दे दिया, यानी माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, तो देखिए माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं कटान बिंदु। कटान बिंदु से आता है एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है कटान बिंदु से, तो आप लोग पढ़ा देते हैं। और कल से हम पढ़ेंगे जो लॉन्ग यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, उस पर हम चलेंगे, टॉपिक पर चलते हैं शॉर्ट में। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आज हम समाप्त कर देते हैं। कटान बिंदु क्या होता है, अगर मान लेंगे कि x का मान 5 दे दिया है, y का मान 7 दे दिया है, 6 दे दिया है, कहता है कि कटान बिंदु क्या होता है। कटान बिंदु बिंदु क्या है, कटान बिंदु क्या है। तो आपको अगर x का मान 5 दे दिया, y का मान 6, अगर कटान बिंदु कहेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, कहे तो पहले हम x को लेते हैं, यानी x का मान क्या दे दिया है, 5 और 6, यही कटान बिंदु होता है। यानी अगर मान लीजिए कि y बराबर 5 दे दिया है और x बराबर 6 दे दिया है, तो आपको लगातार नहीं देखना है, पहले हम x का शुरू दर में किसका मान होगा, अगर मान लीजिए कि 0 और अगर 5 और 6 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, यानी x अक्ष कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। यानी भुज और कोटि x अक्ष को शुरू दर में x अक्ष कहते हैं और दूसरा का दर में y अक्ष कहते हैं। तो आप लोग को कटान बिंदु कहेगा तो पहले हम x को लेते हैं, x का मान क्या दिया है 6 और तब दे दिया है 5, यानी 6 और 5 यानी कटान बिंदु हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया होगा कि y बराबर 90 और x बराबर 60, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, कटान बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाता है। तो हम पहले x अक्ष को लेते हैं, x अक्ष का निर्देशांक क्या दे दिया है 60 और y अक्ष का निर्देशांक क्या दे दिया है 90, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 और 90। इसी तरह कटान बिंदु का क्वेश्चन आता है, अगर कह देगा कि इसमें कटान बिंदु का, तो कटान बिंदु मैं आशा करता हूं कि समझ लेंगे। पहले हम x को लेते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए पहले हम x को लेते हैं, किसी में इस पार्ट में पहले हम x को लेते हैं, इसमें ही नहीं सभी में पहले हम x के मान को लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि कटान बिंदु समझ लेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दिया कि x बराबर 50 और y बराबर 100, तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, तो हम पहले x का मान लेते हैं, x का मान दे दिया है 5 और y का मान दे दिया है 100, तो यही इसका कटान बिंदु हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि कटान बिंदु समझ ले होंगे। तो पहले हम x का मान लेते हैं, पहले हम x का मान लेते हैं तब y का मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए नोट में कि पहले हम x का मान लेते हैं, कटान बिंदु में पहले हम x का मान लेते हैं तब y के मान लेते हैं। तो अब आइए हम चलते हैं एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछा था कटान बिंदु आप लोग समझ लिए कि पहले हम x का मान लेते हैं तब y का मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि y बराबर 90 और x बराबर 60 तो कटान बिंदु क्या हो जाएगा, तो x का मान दे दिया 60 और y का मान 90, तो यही इसका कटान बिंदु हो जाएगा। अब आइए हम चलते हैं, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है, तो हम समझ लिए निर्देश। देखिए कल हम यह पढ़ा देंगे समांतर बोला कि x अक्ष का समांतर बराबर क्या होता है, y अक्ष का समांतर बराबर क्या होता है। अगर मान लीजिए कि y x अक्ष है और y माइनस x है और y है और माइनस y है, अगर कह देगा कि रुकिए मैं इसको हम इसको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि कल इसका उपयोग भी है, तो हम कल पढ़ाएंगे इसको। तो हम पहले क्या पढ़े, तो पहले हम पढ़े मूल बिंदु के बारे में, पहले हम पढ़े बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तब हम पढ़े x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष का निर्देशांक, तब पढ़े हम भुज और कोटि के बारे में पढ़े, और तब चतुर्थांश के बारे में पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के जो टॉपिक पढ़ाए वह सभी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो इतना पढ़ी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।